once an advocate is always an advocate. क्लास 12 के बाद कर सकते हैं अब इंटीग्रेटेड कोर्स, एक आप ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी का 3 साल का अलग से कोर्स कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा कोर्स बेटर होता है, स्टूडेंट को कौन सा करना चाहिए? मैम, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि एलएलबी करना चाहते हैं तो वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं? क्या कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है? अगर हम लोग फीस की बात करें कि फीस क्या होती है, कि कितनी इनकम होती है, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में वकील है तो उनकी कितनी इनकम होती है, और अगर कोई अपना प्राइवेट कर रहा है, सेल्फ कर रहे हैं तो उनकी कितनी मंथली इनकम हो सकती है? इसके बारे में कोई स्टूडेंट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ है दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट मोनिका मैम, जो कि आपको इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली है, क्या चीज़ आपको करना चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे चैनल पर है। मैम, आप ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। Thank you, Ayush, for bringing me to your YouTube channel, for inviting me for an interview. मैं मोनिका दुचानिया हूँ. I am an advocate from Delhi High Court. I practice all over India. And मेरा main forte civil and criminal profile है. And if in respect to my education, मैं एक BSc स्टूडेंट रह चुकी हूँ. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नैनो टेक्नोलॉजी में किया है. मैंने फिर अपनी LLB कंप्लीट करी है. ये मेरी सारी क्वालिफिकेशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से है. और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ. मेरी एजुकेशन, मेरा ब्रॉटअप दिल्ली से ही हुआ है. तो मैम, आप दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है, तो आप अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। सी आयुष, वर्क प्रोफाइल ऐसा स्पेसिफिकली कुछ होता नहीं है एडवोकेट्स का, बिकॉज वंस एन एडवोकेट इज ऑलवेज एन एडवोकेट. एक बार एक एडवोकेट बनता है तो वो हमेशा ही एडवोकेट रहता है जब तक वो जिंदगी जी रहा है अपनी. एंड मेरी ये जर्नी चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हो, चाहे हाई कोर्ट की हो, या आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट की हो, कभी भी ये जर्नी जब भी बढ़ती रहेगी, आगे एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहेंगे आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी चलती रहेगी. तो वर्क प्रोफाइल ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंसेस के साथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. एंड इट इज नॉट कंस्ट्रेन्ड कि आपको एक स्पेसिफिकली आप एक ही वर्टिकल में रहेंगे या आपका वर्क कल्चर एक ही रहेगा. वो टाइम के साथ, आपकी मेहनत के साथ वो बढ़ता ही जाएगा. तो इस जर्नी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फेथ. अगर आपको अपने पर ट्रस्ट है, फेथ है, कॉन्फिडेंस है, तो आप इस जर्नी में मूव करते जाएंगे, करते जाएंगे. मैम, मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉयर एडवोकेट दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं. तो इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये आप ऑडियंस को बता दीजिए. ओके, सो लॉयर्स आर जस्ट अ लॉयर हु हैज जस्ट अ डिग्री ऑफ LLB. ओके. बट अ स्टूडेंट जिसने एक लॉ डिग्री कंप्लीट कर ली है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू, या अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद वो लॉ करता है, 3 इयर्स का प्रोग्राम, 3 इयर्स की डिग्री लेता है, तो उस केस में वो एक लॉयर ही कहलाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लॉ डिग्री. ठीक है. Once a person who gets enrolled with the Bar Council of Delhi और any state जहाँ पे वो प्रैक्टिस करना चाहता है या रहता है या कर रहा है, and thereafter वो अपना ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ का एग्जाम क्लियर करता है, ऑल इंडिया बार का, तो दैट पर्सन कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एडवोकेट. एडवोकेट is a person who is a licensed person, जिसके पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का, वो ही एक एडवोकेट कहलाता है. मैम, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में आप स्टूडेंट को बताइए ताकि वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकें. सी आई थिंक मैं लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस कर रही थी स्टूडेंट्स के साथ, और देयर वर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटेशंस में टर्न अप होते हैं, जो कहते हैं कि हमें लॉ में इंटरेस्ट है. और अगर मैं अपनी जर्नी को काउंट करूँ, आई वॉज नेवर आर्ट स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट. आई वॉज ऑलवेज बीन अ साइंस स्टूडेंट. एंड आई थिंक जिंदगी में मैं डेस्टिनी को बहुत मानती हूँ. डेस्टिनी बहुत बड़ी वाइटल रोल आपकी लाइफ में प्ले करता है. वो किस मोमेंट पे आपकी करियर चेंज ले आता है आपको खुद भी नहीं पता चलेगा. स्लोली एंड स्टेडली देयर इज अ डेस्टिनी विच इज डेफिनेटली इन्वॉल्व विद योर हार्ड वर्क, with your energy, everything is there, but destiny also plays a vital role. I am a firm believer of that. और आप जब धीरे धीरे
लाइफ में बढ़ते हैं, जैसे आज स्टूडेंट्स जो हैं 12th के बाद 12th से पहले ही अपनी करियर काउंसलिंग्स करने लग जाते हैं, ये समझने के लिए कि उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा आने वाले टाइम में। आपका खुद इंटरेस्ट किस में है, पहले आप उसको पहचानिए। अगर आप 12th में हैं, अगर आप 10th में हैं, खुद ही इंटरेस्ट को समझिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। इंस्टेड आप इतने साल अपनी लाइफ के वेस्ट करें और फिर एक प्रॉपर जगह पे आके टिके ये कह के कि हाँ ये मेरी डेस्टिनी है। उससे पहले आई थिंक स्टूडेंट्स जितने भी हैं, एस्पिरेंट्स हैं और 10, 12 ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो कि उनको कहाँ आगे बढ़ना है, क्योंकि बढ़ने से पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इंटरेस्ट पे फोकस करें, आप अपने कैलिबर्स पे फोकस करें एंड आप अपने स्किल्स पे फोकस करें, तो आपको अपने खुद को पता चलेगा कि आप खुद क्या हैं। इससे पहले आप किसी करियर को ऑप्शन बनाए। मैं ये नहीं कहती आप एडवोकेट बनिए, मैं ये नहीं कहती आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। वी हैव लॉट मेनी प्रोफाइल्स, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन इंडिया, बट उससे पहले आप अपने इंटरेस्ट को समझिए कि आपको क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि पहले से उनका डिसाइड होता है कि उनको लॉ के फील्ड में जाना है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि लॉयर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए बेसिकली 2 तरीके से आप बन सकते हैं। क्लास 12 के बाद कर सकते हैं आप इंटीग्रेटेड कोर्स, एक आप ग्रेजुएशन करने के बाद LLB का 3 साल का अलग से कोर्स कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा कोर्स बेटर होता है, स्टूडेंट को कौन सा करना चाहिए? आयुष जी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप लोग अगर कई यूजुअली जो BA स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग यूजुअली LLB ऑप्ट कर लेते हैं, इधर आफ्टर BA या BA ऑनर्स, या वो BA के कोई भी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, उसके बाद वो LLB को ऑप्ट कर लेते हैं, अपना एंट्रेंस क्रैक करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी उनके आसपास है या फिर जो भी उनका इंटरेस्ट है। तो इस प्रोग्राम में या तो लेयर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवा रही है, दैट इज BA LLB जो 5 years का प्रोग्राम होता है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पे, इंस्टीट्यूशन में जहाँ से हमने करी है लॉ, वहां पे आपको इंडिविजुअल ग्रेजुएशन करनी पड़ती है और इंडिविजुअल ही लॉ करना पड़ता है। तो दैट अमाउंट्स टू अ डबल ग्रेजुएट। तो अगर हम अपने आप को देखें तो हम एक डबल ग्रेजुएट विद द पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हम एक डबल ग्रेजुएट ही है, ठीक है। बट कई लोग क्या करते हैं, अपना 1 year प्रोग्राम बचाने के लिए, 1 year टाइम बचाने के लिए, वो शुरू से ही, मैंने कहा ना आजकल इतने स्कूल्स हैं, इतने कॉलेज स्कूल्स हैं जो 10, 12th में ही बच्चे को इंटरेस्ट बनाने लग जाते हैं कि आपको किस में जाना है। तो उसी वे से लोग पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि मुझे LLB करनी है तो मैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर लेता हूँ जिससे मेरा 1 साल बच जाएगा। तो वो डायरेक्ट BA में एडमिशन लेते हैं, साइमल्टेनियसली उनके LLB के भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिससे उनके BA LLB कंप्लीट हो जाती है। तो वो प्रोग्राम 5 years का हो जाता है। बट जो लोग ग्रेजुएशन के बाद रियलाइज करते हैं कि हमें LLB करना है, तो उनके लिए क्या होता है ना, 3 years इज अ ग्रेजुएशन टाइम। जो भी वो ग्रेजुएशन जिस चीज में भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो 3 years है, फिर उनको एंट्रेंस क्रैक करना है, जैसे DU से है तो उनको एंट्रेंस क्रैक करके वो फिर LLB करते हैं, ठीक है। तो दिस अमाउंट्स टू 6 years BA प्लस LLB प्लस इसमें क्या होता है ना, दिस इज नॉट एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, दिस काउंट्स एज अ डबल ग्रेजुएशन बिकॉज आपने 3 + 3 years दिए तो इट बिकम्स अ डबल ग्रेजुएशन। तो ये मैटर ऑफ चॉइस है, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल कि उसको करना क्या है, ठीक है ना। कि वो ग्रेजुएट करके अपने आप को समझना चाहता है कि मुझे LLB के लिए जाना है, या वो ग्रेजुएशन से पहले ही समझ लेता है कि मुझे ये LLB करनी है। तो वो बाद जाए या पहले जाए, उसको अपना इंटरेस्ट पहले पता होना चाहिए। लाइक आई सेड, अगर उसको बाद में ग्रेजुएशन के बाद रियलाइज होता है तो दैट्स ओके, वो अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकता है और उसके बाद अपने DU की या किसी भी यूनिवर्सिटीज की, NLU है, यूनिवर्सिटीज की आप एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। तो वो आपकी टोटली आपके एज एन इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके मैम, ओके मैम। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि LLB करना चाहते हैं तो वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं? क्या कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, या फिर वो किस तरीके से एडमिशन लेके अपनी LLB की पढ़ाई कर सकता है? देखिए आयुष जी, नेशनल लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पे भी हो रहे हैं, एक कॉमन एंट्रेंसेस भी हो रहे हैं। इसमें लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोग को हेल्प करती हैं कॉमन एंट्रेंस प्लेटफॉर्म क्रिएट करके। ये कॉमन एंट्रेंस प्लेटफॉर्म जो होता है बेसिकली ये आपकी हेल्प करता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सकते हैं। बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज का अपना खुद का ही एंट्रेंस होता है, वो किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं। बट कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो एक
कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करती हैं, अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे लाती हैं और वहां से उस स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करती हैं एज पर देयर मेरिट्स एंड एज पर देयर एंट्रेंसेस एग्जाम्स। बट जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स में भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो लोग नहीं करवा रही है, इंडिविजुअल लेवल पे वो लोग चल रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट का भी यही क्राइटेरिया है कि प्राइवेट भी अपने देखिए प्राइवेट में टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस एक पर्सन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज प्राइवेट इज इटसेल्फ दे नीड योर ग्रेजुएशन मार्क्स, और वो एंट्रेंस आपका एक फॉर्मेलिटी होता है जो मुझे लगता है, और वो आपको पैसा लेती है और आपको एडमिशन दे देती है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब आपको पता है कि आपका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स ज्यादातर फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो दिल्ली से बाहर हो, फिर वो वहां पे जाके एडमिशन ले लेते हैं और अपनी लॉ डिग्री वो ले आते हैं। मैम एक चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एलएलबी की पढ़ाई करे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताइए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको समझ में आ सके कि उनको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और किन बातों को गौर करना चाहिए। देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक शुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं जो लॉ प्रोग्राम्स करा रही हैं एंड वो लोग पैसे ले रही हैं, और उनकी कई यूनिवर्सिटीज की रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं है, और फिर वो लेटर ऑन क्या होता है ना, आदमी बाद में रियलाइज करता है, जो बार काउंसिल इन्वेस्टिगेट करती है आपकी डिग्रीज लेने के बाद, फिर उनको बाद में रियलाइज करता है कि अरे मैंने तो पूरी पढ़ाई करी है, मैंने अपनी लॉ कंप्लीट करी है, और मेरे को तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया है बार काउंसिल ने। वो इसलिए करा है क्योंकि मेरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी। जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका पता कीजिए, थोड़ी सी हिस्ट्री उसकी निकालिए, लोगों से बातचीत करिए कि ये यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी, ये यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी, उनकी वेबसाइट चेक करिए, उनके सर्टिफिकेशंस चेक करिए, वो कहाँ से इनरोल्ड, कहाँ से उनका एफिलिएशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका कुछ नहीं जाएगा, आपकी जो जिंदगी की 3 साल है वो व्यर्थ हो जाएंगे, फिर आप बहुत पछताएंगे कि हमने अपने 3 साल दिए और वो खराब हो गए। जी मैम बिल्कुल सही बात बोली आपने। मैम अगर हम लोग फीस की बात करें कि फीस क्या होती है, आई नो कि सारे कॉलेज की वेरी करती होगी, लेकिन फिर भी एक एवरेज फीस की बात हम लोग करें तो वो कितनी होती होगी? देखिए लाइक आई सेड, स्टेट अपना एक नॉमिनल सा फीस स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जो 6-7 हजार रुपए फीस जो होती है उनकी वो ले लेते हैं, वो साल का 12,000-13,000 रुपए 6-7 हजार उनका पर सेमेस्टर के अप्रॉक्स पड़ता है। रहा प्राइवेट का सवाल, प्राइवेट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना रही है, तो नोबडी कैन ऑब्जेक्ट ऑन देयर फीस स्ट्रक्चर, बिकॉज जो उनका फीस स्ट्रक्चर है वो उनका सेल्फ मेड है। तो उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हैं, उनके पीछे बैठी उनकी पैनल बना रही है, या उनके मेंबर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर उनका क्लियर है। तो उस स्ट्रक्चर पे अगर आपकी कैपेसिटी है, आप पैसे दे सकते हैं, उनकी एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ फीस दे दी और आपका काम हो गया, नहीं, वहाँ पे बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस धीरे धीरे आएंगे। वही चीज है, अगर आप पहले से ही अवेयर है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो ही आप प्राइवेट में जाइए, आप अपनी एडमिशन लीजिए और अपना हिस्ट्री चेक कर लीजिए लाइक आई सेड, और आप अपना एडमिशन लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सस्टेन नहीं हो पाएंगे बिकॉज इतना इनकम ग्रुप हमारा नहीं है, तो आप अपनी मेहनत करिए, अपने एंट्रेंस क्रैक करिए और अपने इंस्टीट्यूशंस में जाइए। मैम अगर किसी स्टूडेंट ने एलएलबी की पढ़ाई कर ली, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, उसको सरकारी वकील बनना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? सरकारी एडवोकेट बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक ऐसे, उसमें भी आपके एग्जाम होते हैं, आपके इंटरव्यूज होते हैं, और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देखे जाते हैं। आपको एलिजिबल पीपी बनने के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए भी बहुत सारे, हर स्टेट में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उनकी भी वैकेंसीज निकलती हैं और उसमें भी आप जाके अप्लाई करते हैं, आपके इंटरव्यूज होते हैं और आपकी नॉलेज स्किल्स सब चेक करा जाता है, फिर आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है। तो वो उसमें भी एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है, और वैकेंसीज इतनी वाइडर रेंज में नहीं आती कि हर इंसान जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के एंट्रेंस क्रैक कर देगा या फिर इंटरव्यू क्रैक कर देगा, या वैकेंसी बहुत सारी है
तो हर आदमी चला जाएगा, वो भी बहुत लिमिटेड होती हैं बिकॉज हर कोर्ट में एक पीपी होता है, दैट इज अ क्रिमिनल्स कोर्ट्स में। तो जब एक कोर्ट में एक पीपी होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने कोर्ट्स होते हैं जो क्रिमिनल साइड के हैं, तो उनमें कितने पीपीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे हमारे दिल्ली में हमारे 5-6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसमें कितने क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे, उसके हिसाब से पीपी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो उसका भी एक प्रोसेस होता है और वो बल्क में वैकेंसीज कभी भी नहीं आती है, वो बहुत लिमिटेड वैकेंसीज ही होती हैं। तो इसलिए लोग डिपेंडेंट नहीं होते हैं गवर्नमेंट उस पे जाने के लिए, क्योंकि वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अपना ही खुद का काम जमाने में लग जाते हैं कि हम खुद ही काम करें अपने लिए, अपना खुद का सेटअप करें, अपना खुद का काम में लग जाएं। ओके मैम, एक चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि कितनी इनकम होती है, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में वकील है तो उनकी कितनी इनकम होती है, और अगर कोई अपना प्राइवेट कर रहा है, सेल्फ कर रहे हैं, तो उनकी कितनी मंथली इनकम हो सकती है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, एक एवरेज इनकम के बारे में। लोग क्यों गवर्नमेंट सेक्टर्स को अप्रोच करना चाहते हैं? बिकॉज वहाँ पे एक सस्टेनेबल इनकम होती है। तो उस सस्टेनेबल इनकम यानी कि वो फिक्स्ड इनकम होती है जिससे वो अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर सेटअप कर लेते हैं। उनको टेंशन नहीं होती है कि हर महीने कितना पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए जो लोग, ज्यादातर लोग जुडिशरी में चले जाते हैं, ज्यादातर लोग पीपी बनना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे हमारे प्रोविजंस हैं जिसमें गवर्नमेंट के बहुत छोटे छोटे काम भी बहुत सारे हैं। डिफेंस लॉयर बन जाते हैं और इंटरनली हम लोग बहुत सारे लीगल एड पैनल्स पे आ जाते हैं। वो इसलिए ही आते हैं इन जगहों पे, DSLA के पैनल पे आ जाते हैं। वो इसलिए ही आते हैं कि हमें एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे। देखिए, फिक्स्ड इनकम तो कोई स्पेसिफिक होती नहीं है प्राइवेट एडवोकेट के लिए, बट एक गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए फिक्स्ड इनकम भी स्पेसिफिकली नहीं होती है, बिकॉज उनको भी अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, उनको अपने मेंटेनेंस के बहुत से एक्सपेंसेस अच्छे मिलते हैं। जुडिशरी में होते हैं तो आपका क्लास 1 है, क्लास 1 मजिस्ट्रेट है, क्लास 2 मजिस्ट्रेट है, फिर आपका ASJ है, ADJ है। तो ऐसे ऐसे आपका स्लैब्स बढ़ता रहता है, 50-60,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 70,000, 80,000। वो आपके एज एन हायरार्की, आपके अथॉरिटी वो डिपेंड बढ़ता करता है। और राइट। आपके एक्सपीरियंस से वो बढ़ता रहता है, वो स्लैब आपकी क्या डेजिग्नेशन उस पर वो बढ़ता रहता है। लेकिन अगेन उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सेम वे अगर आप प्राइवेट एज एन एडवोकेट को देखेंगे, प्राइवेट एडवोकेट तो वो अपने आप में ही खेल रहा है, चाहे वो कम कमाए या ज्यादा कमाए, वो उसके अपने हाथ में है। वो कितनी मेहनत करता है अपने मैटर्स में, कितने मैटर्स, सोशल सर्कल कितना बढ़ाता है अपने मैटर्स लाने के लिए, कितनी सोसाइटी में कितना उसका नेम फेम है, कितने लोग उसको पहचानते हैं, इस तरह से वो अपने मैटर्स लाता है। देखिए, ये एक सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। इसमें अगर आप इनकम कमाना चाहते हैं तो एंडलेस है, बट आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि वंस एन एडवोकेट इज ऑलवेज एन एडवोकेट, बिकॉज एक बार आपका प्रोफेशन जम जाता है तो आप अपने बुढ़ापे की भी रोटी सब्जी बना लेते हैं, आप अपने बुढ़ापे तक की तैयारी कर लेते हैं, और आने वाला आप अपना जो आपके बच्चे होते हैं उनको भी उसी प्रोफाइल में आप डाल देते हैं, सेटअप दे देते हैं, आप उनको सिखा देते हैं। आप सेकंड जनरेशन, आपके आने वाला फ्यूचर जो होता है वो सेकंड जनरेशन बन जाता है, उससे आने वाला थर्ड जनरेशन बन जाता है। तो उससे ये होता है कि आपका एक बेस रेडी हो जाता है। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो मेहनत करके बनाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे वो आगे ही ऐसे एक्टिवली चलता रहता है। बिल्कुल मैम, आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच। मैम, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और अगर आप प्रिपरेशन के लिए कोई बुक रिकमेंडेशन करना चाहिए तो वो कौन सी बुक होगी, ताकि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहिए उनको इससे काफ़ी हेल्प होगी। देखिए, टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने अपनी लाइफ में एक ही एंट्रेंस दिया था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का था। मैंने उसी को क्रैक किया और मैंने एक यूनिवर्सल की बुक पढ़ी थी। इट इज दिस मच बुक, जो काफी हैवी बुक है, और लेकिन इट इज अ वेरी गुड बुक, वेरी फाइन बुक, बहुत कंसाइज बुक है जो आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। और उस बुक में आपको सारे सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, जितने भी प्रीवियस 10 ईयर्स पुराने क्वेश्चनर्स थे वो सब मिलेंगे। आपको सारे प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशंस मिलेगी, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स मिलेंगे, आपको स्टैट्यूट्स के प्रोसेस समझ में आएगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड समझ में आएगा, आपको जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उसको पढ़िए
और सेकेंड थिंग, आप अपने लेटेस्ट जजमेंट से आप थोड़ा बहुत अवेयर रहना सीखिए। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट्स, हर रोज जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट, हर प्रोविजन पे जजमेंट दे रहा है, कुछ ना कुछ नया आता ही आता है। सेकेंडरी अमेंडमेंट्स पे अपडेट रहिए। अमेंडमेंट्स कहाँ किस प्रोविजन में हो रही है, किस एक्ट में हो रही है, किस सेक्शन में हो रही है, सब किस सब क्लॉज में हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि ये प्रोविजंस के ऊपर भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड थिंग, आप अपना डे टू डे रेगुलर बेसिस पे अपना न्यूज़पेपर्स पे अपडेट रखिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए। तो गाइज मैम ने जो भी बुक्स के बारे में बताया और भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आप वहां से देखना चाहें तो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैम आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैम वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर जो स्टूडेंट इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज फिर से यही रहेगा कि पहली चीज ये है कि आप अपने आप को समझिए कि आप क्या चाहते हैं अपने आप से। दूसरी चीज, अगर आप लिटिगेशन को परस्यू करना चाहते हैं तो मेहनती बनिए, मेहनत करना सीखिए। तीसरी चीज, अगर आपको लॉ के बाद लगता है कि हाँ मुझे जुडिशरी में जाना है, तो आप जुडिशरी ही करिए। आप दो नाव में मत बहिए कि मैं इसको भी करूंगा, मैं उसको भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। नहीं, माइंड को क्लियर करके क्लियर विजन से आप चलिए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। सेकेंड थर्ड थिंग इज, आपको सेल्फ मोटिवेटर बनना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटर नहीं है तो जिंदगी में आपके पेरेंट्स के अलावा आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। मार्क माय वर्ड्स। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ आपको, आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है आयुष जी, मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में बीइंग अ लेडी एडवोकेट, एक सेल्फ मोटिवेटर जो आपके अंदर जब तक नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेटर, सेल्फ ऑब्सेशन, वो आप अपने सेल्फ के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में एक चीज याद रखना कि कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा, आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यही बहुत जरूरी है। और जब आपने ये ठान लिया कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो आप उसको करते जाइए। बिकॉज कुछ भी चीज, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे आप ऑडियंस के लिए हो, कोई भी चीज प्लेटफॉर्म पे सर्व होके नहीं आएगी। आपको उस तक खुद जाना पड़ेगा, आपको उस तक खुद पहुंचना पड़ेगा। तो मेहनत करिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। और अगर आप होप छोड़ देंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोचा रहे यार मेरा तो नहीं हो रहा, 2-3 टाइम कर लिया, नहीं, ऐसा मत करिए, करते जाइए। अगर आपने उस चीज को पकड़ा तो पकड़े रखिए, ये तो फिर छोड़ दीजिए, फिर किसी और चीज को पकड़िए। लेकिन ये सोच के ये हाथ से ये पकड़ ले तो ये 2 हाथ से लड्डू नहीं खाए जाते। तो जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड जस्ट बी कंस्ट्रेनर ऑन वन थिंग। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे चैनल पर आपने इतनी सारी बातें बताई ऑडियंस को, जो भी एस्पायरेंट्स है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें भी और मुझे भी। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आयुष जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। माय प्लेजर। गुड लक टू योर ऑडियंसेस, एस्पिरेंट्स, जो भी आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड to give a small interview for you people. I hope it will be useful for you all. So I wish you good luck. Take care. Bye bye. तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। और आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं और टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका थैंक यू सो मच।